का हमारा फाउंडेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्टार्ट किया था मैकेनिक्स के डेफिनेशंस के साथ से, हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने पार्टिकल की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन देखी और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखी, हमने साथ ही साथ फोर्स की भी डेफिनेशन देखी। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जो दो डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किए थे, आज उसी दो डेफिनेशन के बेसिस पे हमारे आगे के नेक्स्ट 3 पॉइंट है और उसके बाद भी आगे के और कुछ पॉइंट लेने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैकेनिक्स जो है वो पूरा एंड हो जाने वाला है। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे कि पहला जो पॉइंट था वो पॉइंट था डिस्टेंस का। फर्स्ट पॉइंट इज अ डिस्टेंस एंड सेकंड पॉइंट इज अ डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट था डिस्टेंस का और दूसरा जो पॉइंट था वो पॉइंट था डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वापस एक बार डेफिनेशन रिवाइज करते हैं और आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर लेंगे हम स्पीड का। मैं हूं प्रोफेसर राजेश कारे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन देखी थी। डिस्टेंस मतलब कौन? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल। एक्चुअल पाथ मतलब कि एक्चुअल वो जितना भी पाथ कवर कर रहा है, जितना भी पाथ वो चल रहा है, वो ट्रैवल्ड पाथ इज नथिंग बट द कौन है? डिस्टेंस है। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, कौन? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मान लो कि आप एक जगह पर खड़े हो और उस पॉइंट को हमने नाम दिया ए पॉइंट। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको क्या करना है? ट्रैवल करना है। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना है। तो कैसे ट्रैवल कर सकते हो? किसी भी रैंडम और ऑर्डिनरी पाथ से आप ट्रैवल कर सकते हो। मान लो कि इस तरह से अगर आप मूव कर रहे हो तो ये जो पाथ है आपका, ये पाथ फर्स्ट हो गया। जैसे जैसे आप पाथ ट्रैवल कर लोगे, दिस ट्रैवल पाथ इज नथिंग बट द हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। नाउ अगर हमें डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए, कौन चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब पार्टिकल चाहे शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रैवल करे या ना करे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट इनिशियल पोजीशन जो है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करनी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो भी है ये हमें क्या करनी है? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करनी है। ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से यहां पर ज्वाइन हो जाएगी यहां पे। तो ये जो रेड लाइन है, दिस वन इज नथिंग बट द कौन आ जाएगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। एक आपको नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी शॉर्टकट की बता देता हूं। और वैसे भी एक पॉइंट याद रखना है, ये जो आज का जो लेक्चर है, मतलब डिस्टेंस से लेके यहाँ के आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट डिटेल में मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आपको आने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 के अंदर, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। एक्चुअली वन डायमेंशनल मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के कंपैरेटिव स्टडी भी है कि डिस्टेंस में एक्चुअल क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल क्या होता है। लेकिन हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर फाउंडेशन का लेक्चर चालू है और फाउंडेशन के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ओवरऑल सिर्फ बेसिक डेफिनेशन लेने वाले हैं। बाकी जो इसकी कंपैरेटिव जो स्टडी है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी की जो कंपैरेटिव स्टडी है और जिसके बेसिस पे नीट और जेईई के क्वेश्चंस आते हैं, उसे हम टॉपिक नंबर 3 मतलब वन डायमेंशनल मोशन के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन वो पॉइंट समझने से पहले आपको इन सब का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस एक्चुअल में किसे कहते हैं। तो एक शॉर्टकट की है जिसके बेसिस पे नीट और जेईई के ऊपर क्वेश्चंस भी इससे पहले प्रीवियस ईयर आ चुका है। तो क्वेश्चंस ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड ऑफ डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो मैक्सिमम होगा या फिर इक्वल होगा। कैसे? सेम वही डायग्राम, यहां ए पॉइंट से आप निकल रहे हो, जा रहे हो कहां पे? बी पॉइंट से। मान लो कि अगर आप इस तरह से रैंडम पाथ से अगर जा रहे हो,
ए टू बी अगर जा रहे हो तो ये जो पाथ है ये पाथ ऑब्वियसली मैक्सिमम है। और अगर आप डायरेक्टली ए टू बी अगर मूव कर दोगे, ठीक है, डायरेक्टली ए टू बी मूव कर दोगे तो डायरेक्ट ए टू बी अगर आप मूव कर रहे हो तो इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट। ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नथिंग बट द कौन? डिस्प्लेसमेंट। और जो पाथ ट्रैवल हो रहा है एक्चुअल, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस भी तो हो सकता है, कब होगा? जब डायरेक्टली यहां से ट्रैवलर डायरेक्टली इस पाथ से मूव कर देगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगी या फिर ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इससे कम नहीं होने वाला, डिस्प्लेसमेंट इससे कम होने वाला नहीं और डिस्टेंस भी इससे कम होने वाला नहीं। डिस्टेंस इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम होने वाला नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट की आपको यहाँ पे याद रखनी है कि डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कौन? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं स्पीड से रिलेटेड। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हमने एक और पॉइंट देखा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसे है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसे ही यहाँ पे दो पॉइंट आने वाले हैं, एक है स्पीड और दूसरी है वेलोसिटी। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पर ये पार्टिकल जो है, मतलब ये जो बंदा है, ये बंदा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द कौन है? यहाँ पे ये स्पीड है। इसे हम क्या कह सकते हैं? स्पीड कह सकते हैं। नाउ इसका फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कौन? टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमने लिखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड v इज इक्वल टू यहां पर dx डिवाइडेड बाय dt। ये आपको नोट करके रखना है, v इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt। अब यहां पर दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि यहां पर d का मतलब, d का मीनिंग अगर आप मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो d का मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव। d का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव ऑफ x, x मतलब कौन? डिस्टेंस, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इस d का मीनिंग अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हो, तो इस d ऑफ dx और d ऑफ dt का जो मीनिंग है, ये मीनिंग हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहां पर दो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर दो मीनिंग निकलने वाले हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर मीनिंग अगर है किसका? d ऑफ dt का, तो मैथ के अंदर उसी d का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसे कहते हैं और डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस क्या है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है कि बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम बेसिक मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज हम लेने वाले हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, उसके एग्जांपल, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के एग्जांपल, उसके बाद एक्सपांशन फॉर्मूला, वो हर एक चीज हम मैथ में लेने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है कि इस d का मतलब मैथ के अंदर डेरिवेटिव, तो फिजिक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, v इज इक्वल टू dx बाय dt हो जाएगा। नाउ इट्स यूनिट। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्पीड को सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ यूनिट। एसआई सिस्टम के अंदर स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस सिस्टम के अंदर इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है वेलोसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट इज अ velocity. What is mean by velocity? Again, the rate of change of displacement, underline to the word कौन? displacement. The rate of change of कौन? displacement. Speed के अंदर distance, speed के अंदर कौन है? distance. तो velocity के अंदर कौन है? displacement. जैसे distance is a scalar quantity, distance is a scalar quantity, तो speed भी कौन? scalar quantity. यहाँ पर displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity, so velocity is also vector quantity। और इसका फॉर्मूला अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है d, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब कौन? d, जो मैथ के अंदर डेरिवेटिव बनता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां पर ये जो भाग रहा है जोर से, इसे क्या है, वेलोसिटी है। अब यहां पर एक छोटा सा 2 मिनट आप ध्यान दीजिए कि स्पीड में और वेलोसिटी में एक्चुअल क्या डिफरेंस है, किसे स्पीड कह रहे हैं और किसे हम वेलोसिटी कहने वाले हैं। मान लो कि आप घर से जोर से भागते हुए जा रहे हो किसी को मिलने के लिए, आप स्पीड में हो, ठीक है, हम ये कहेंगे कि स्पीड में है, तो आपको स्पीड है या वेलोसिटी है कैसे डिफाइन करोगे। मतलब आप घर से निकले हो, आप गार्डन में जा रहे हो, लेकिन आपका जो मोशन है वो मोशन कैसे है, मैक्सिमम है, आप रन कर रहे हो, जोर से रन कर रहे हो, तो अभी आपके पास स्पीड है या वेलोसिटी है कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। अगर आप मोशन में हो और आपके मोशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर होता है, आपके मोशन का अगर कौन कंसीडर हो रहा है, मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ स्पीड कंसीडर हो रही है। और अगर आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपका डायरेक्शन भी कंसीडर किया जाए तो वेलोसिटी बन जाएगी। तो कौन बन जाएगी, वेलोसिटी। मतलब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो पार्टिकल के मोशन का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर दोनों कंसीडर करोगे तो वेलोसिटी बन जाएगी। और अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे तो स्पीड बन जाएगी। दोनों केसेस में पार्टिकल मोशन में है, दोनों केसेस में पार्टिकल मोशंस में है। एक में डायरेक्शन नहीं है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। सेकंड एग्जांपल, आप टू व्हीलर चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, बाइक की जो स्पीड है या फिर बाइक का जो मोशन है, वो मोशन का जो रेट है वो है सपोज 25 मीटर पर सेकंड। कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड। एक्चुअली दोनों के सिंबल नियर अबाउट सेम, स्पीड के लिए v तो वेलोसिटी के लिए v बार। ये बार तभी आता है जब वेक्टर क्वांटिटी होती है कि यहां पे 25 मीटर पर सेकंड, अगर मान लो कि मैंने यहां पे v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड अगर लिख दिया तो इसका मतलब ये स्पीड हो गई, ये क्या हो गई, यहां पे स्पीड हो गई। अगर मैं यहां पर v बार इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड अगर लिख दूंगा तो ये हो जाएगी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहां पे v बार लिखा है और बार का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, बार का मतलब हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी यहां पे, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पे डायरेक्शन भी कंसीडर किया है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बार इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैथमेटिकली पॉजिटिव और निगेटिव साइन कौन इंडिकेट करने वाले हैं, क्या इंडिकेट करने वाले हैं, डायरेक्शन। पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और उसके साथ साथ मोशन में है और उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर दोनों कंसीडर करते हैं तो उसे हम वेलोसिटी कहेंगे, और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे हम स्पीड कहने वाले हैं। तो यहां पर ये स्पीड और वेलोसिटी के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पीड एंड वेलोसिटी। अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा dr बार डिवाइडेड बाय dt। यहां पर r बार का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर r बार का मतलब कौन, डिस्प्लेसमेंट। और हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है 11th का, टॉपिक का नाम है वेक्टर, और इसी टॉपिक के अंदर दिस r बार इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इस r बार को क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। नाम से इंडिकेट हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट या फिर पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन इंडिकेट करने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो यहां पर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज सेम एज ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस सिस्टम के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कौन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। किससे इंडिकेट करोगे आप, स्मॉल a से a बार इज इक्वल टू dv बाय dt, और विच इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यहां पर आ जाएगा।
अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कौन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब यहां पे वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कंटिन्यूसली वैरी हो रही है, सिर्फ वैरी कहा मैंने, ना ही इंक्रीज कहा और ना ही डिक्रीज कहा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रही है, अगर वैरी हो रही है तो कौन प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। a बार इज इक्वल टू dv बाई dt और विच इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। इसका जो यूनिट है इट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी और इसका जो यूनिट है ये यूनिट है एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये दो पॉइंट हमने देख लिए क्योंकि ये नेग्लिजिबल पॉइंट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। नाउ यहां पर एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिया था, अच्छे से ध्यान देना है। एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला लिया था a बार इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कंटिन्यूसली वैरी इज नथिंग बट द कौन, एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल टू, हमारे पास वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dr बार डिवाइडेड बाय कौन, dt। तो हम v की जगह पर dr बार बाय dt पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पे ये d ऑफ dt एज इट इज, यहां पर ये d ऑफ dt एज इट इज, क्योंकि v बार की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे dr बार डिवाइडेड बाय कौन हो जाएगा, dt हो जाएगा, dr बार डिवाइडेड बाय कौन, dt हो जाएगा, ब्रैकेट गेटिंग क्लोज हो जाएगा, इज इक्वल टू d इंटू डी स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का स्क्वायर। एक्चुअली डेरिवेटिव का स्क्वायर ऐसे नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2r बार, डी स्क्वायर नहीं कहते इसे मैथ के अंदर, d2r बार डिवाइडेड बाय dt2 कहेंगे, d2r बार बाय dt2। इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, तो भी हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहां पे एक्सेलरेशन के दो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेरिवेटिव मतलब कौन, एक्सेलरेशन, यहां पे दोनों केसेस में। तो ये सेकंड फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, मैंने कहा दो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये था यहां पे फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कंसेप्चुअल है, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल पॉइंट है कि एक्सेलरेशन जो होते हैं ये एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है इसके अंदर भी कि एक्सेलरेशन कब, अगर वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैथ के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, मैथ के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, मतलब मान लो कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो d ऑफ dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ v, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, जीरो। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, कौन, वेलोसिटी v कैसे है, कांस्टेंट अगर है, वेलोसिटी v अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सेकंड, एक्सेलरेशन कब आने वाला है, जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, तो ही एक्सेलरेशन आने वाला है। अब वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या तो कंटिन्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या तो कंटिन्यू इंक्रीज होगी या फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, और डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है। तो पहले कि वेलोसिटी v अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी v अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो इसे हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं या फिर हम इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। या तो जनरल एक्सेलरेशन वर्ड यूज होता है या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन वर्ड यूज होता है। और अगर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, या एरो डाउनवर्ड है,
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली अगर डिक्रीज हो रही है तो इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का दूसरा नाम है निगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का दूसरा नाम निगेटिव एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम, मतलब वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो इसे टोटल 3 नाम है। पहला रिटार्डेशन, दूसरा निगेटिव एक्सेलरेशन और तीसरा है डिससेलरेशन। तीसरा है डिससेलरेशन, यहां पे शॉर्टकट लिखता हूं, ठीक है, डिससेलरेशन शॉर्टकट में, यहां पे तीसरा नाम है डिससेलरेशन। ये सारे पॉइंट आपको रजिस्टर के ऊपर नोट करके रखना है। वैसे तो वन डायमेंशनल मोशन में वापस हमें ये सारे के सारे डिटेल में लेने ही होंगे, लेकिन अभी भी अगर आप इसे लर्न करके रखते हो तो आगे आपके लेक्चर जो है वो इजी और सिंपल हो जाएंगे। तो ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन भी 2 टाइप के, एक एक्सेलरेशन है अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो सिंपली एक्सेलरेशन कहो या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कह दो। अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम रिटार्डेशन कहेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम निगेटिव एक्सेलरेशन या तीसरा नाम है डिससेलरेशन हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन प्रेजेंट कब होगा, उसके लिए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो यहां पर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो यहां पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारे पॉइंट हमारे कवर होते हैं। यहां पे डायग्राम के अंदर एक और पॉइंट था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। देखो एक्सेलरेशन यहां से यहां तक पार्टिकल, यहां से यहां तक पहले ऑब्जर्व करना है, ये 1 से 1 तक ऑब्जर्व करना है, फिर 1 से 2 तक आपको ऑब्जर्व करना है, 1 से 2 तक आपको ऑब्जर्व करना है, फिर वापस 2 से यहां 3 तक ऑब्जर्व करना है और 3 से 4 तक ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्वेशन है, यहां पर ब्लू लाइन वेलोसिटी और ग्रीन कौन है, यहां पे एक्सेलरेशन है। एक बार वापस आ जाएगा वो, यहां पर स्पीड इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एंटी पैरेलल, ये अपोजिट हो रहे। एरो पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है एरो के ऊपर। 1 to 2 वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो दोनों पैरेलल, यहां पे एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल, यहां पे पैरेलल और यहां पे वापस एंटी पैरेलल। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोजिट हो जाएंगे। मतलब रिटार्डेशन और वेलोसिटी ऑलवेज अपोजिट, acceleration and velocity always in same direction. Now next one is a rest. What is mean by rest? जो हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स के अंदर, कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखी थी कि if the force acting on the particle it changes their state of rest or motion of the particle, ठीक है। एक और पॉइंट देखा था कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या सिलेबस में अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि फोर्स है और फोर्स का इफेक्ट भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वहां पे मैंने अंडरलाइन करके रखा था वहां पे कि 2 डेफिनेशन आगे आने वाली है, एक है रेस्ट की और दूसरी है मोशन की। व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? इफ द पार्टिकल डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम और पॉइंट, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, यहां पर रेफरेंस फ्रेम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर। इसकी जनरल डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लेकिन फिजिक्स के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग नहीं कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी बस में बैठे हो और बस कैसे है, मोशन में है, तो आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बस कैसे हो जाएगी, रेस्ट में। आप बस में बैठे हो, बस एक्चुअल मोशन में है लेकिन आप भी मोशन में हो। आप मोशन में हो ये तब कह सकते हैं अगर आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोड अगर हम कंसीडर करेंगे तो आप मोशन में हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू बस अगर आपकी पोजीशन कंसीडर होगी तो आप कैसे हो, रेस्ट में, क्योंकि तो आप एक ही जगह पे बैठे हो। आप बंदर के जैसे उड़ी तो नहीं मारोगे, जंपिंग तो नहीं करने वाले बस के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि हम विद रिस्पेक्ट टू किसे कंसीडर करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम किसे कंसीडर करने वाले हैं, उससे डिफाइन होगा कि पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है। अगर पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बस अगर हम कह रहे हैं, मतलब आप
विथ रिस्पेक्ट टू अगर बस हम कह रहे तो आपकी पोजीशन हो गई रेस्ट, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम रोड कंसीडर करेंगे तो आपकी पोजीशन हो जाएगी मोशन में। तो यहां पे रेस्ट का मतलब है पार्टिकल डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन। अगर पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम या फिर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट अगर चेंज नहीं हो रही तो उसे हम रेस्ट कहने वाले हैं। जैसे कि यहां पे ये सो रहा है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे है, रेस्ट के अंदर है। और अगर मोशन की अगर हमें डेफिनेशन चाहिए तो मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी इफ द पार्टिकल चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। यहां पे विथ डज नॉट चेंज है, यहां पे चेंज हो जाएगी। इफ द पार्टिकल चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम, देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वैरी हो रही है। अगर इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट अगर वैरी हो रही है तो इसका मतलब ये कैसे है, मोशन में है, और ये कैसे है, रेस्ट के अंदर है। इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये कैसे है, मोशन के अंदर है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्क डन का। व्हाट इज मीन बाय वर्क डन? एक्चुअली ये वर्क डन टॉपिक ही है, हमें पूरा टॉपिक ही लर्न करना है। वर्क पावर एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स के चांसेस बहुत ज्यादा है, एक न्यूमेरिकल तो 100% रहता ही है। तो डेफिनेशन है वर्क डन की। व्हाट इज मीन बाय वर्क डन? वर्क इज अ सेड टू बी डन। हम कब कहेंगे कि वर्क हो चुका है? व्हेन force applied on the body displaces मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बॉडी को मूव कर रहे, displaces through a certain distance in the direction of force। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज in the direction of force। मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन अगर सेम है तभी हम ये कहने वाले हैं कि वर्क इज डन। यहां पर देखो, इसने ये ट्रॉली उठाकर रखी है, ठीक है। अब यहां पे 2-3 टाइप के फोर्सेस यहां पे एक्ट हो रहे, तो इसमें से हम सिर्फ एक फोर्स कंसीडर करेंगे वर्क डन के लिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब इसे वो पुश करते हुए चल रहा है, तो ये जो पुश कर रहा है दैट फोर्स इज नथिंग बट द F1। अगर ट्रॉली को अगर ये पुश कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रॉली भी मूव हो जाएगी। कैसे मूव हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे हम x ले सकते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तभी हम कहेंगे कि वर्क इज डन। दूसरा एक और फोर्स है, याद रखना, यहाँ पे इसने ट्रॉली को वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करके रखा है, कौन? F2। लेकिन वर्टिकली अपवर्ड करके रखने के बाद, ठीक है, ट्रॉली कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा रही है तो ट्रॉली मूव हो रही है हॉरिजॉन्टल में। मतलब यहाँ पे फोर्स कैसे? वर्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट कैसे है? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। दोनों का एंगल अगर 90 डिग्री है, दोनों का एंगल कैसे है? 90 डिग्री अगर है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन 0 है। एक्चुअली वर्क डन के नेचर मतलब पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क के अंदर और 3 पॉइंट आते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है। पूरा डिटेल में हम फाउंडेशन में एक्सप्लेन इसे नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एक लेक्चर बन जाएगा इसके ऊपर। टोटल 30 या 30 से भी ज्यादा मिनट से लेक्चर इसका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपको इतना ही याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय वर्क डन। वर्क हम किसे कहेंगे? अगर फोर्स अगर हम किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी डिस्प्लेस होगी यहाँ पे, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तभी हम कहेंगे कि वर्क इज डन। ये होगी वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट कर रहे हैं हम? कैपिटल W से इंडिकेट कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम कैपिटल W या फिर स्मॉल w से भी इंडिकेट कर देते हैं। दूसरा है यूनिट। SI सिस्टम के अंदर वर्क का जो यूनिट है वो है जूल, और जूल कैन बी रिटन एज, जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो इसे हमें IMP करके रखना है। IMP इसलिए करना है क्योंकि ये पॉइंट आगे आने वाला है, जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे तब भी आने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुका है। CGS सिस्टम में जूल कैन बी रिटन एज अर्क। CGS सिस्टम में जूल का हो जाएगा अर्क,
और न्यूटन मीटर का हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन का हो जाएगा डाइन और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये वर्क डन का यूनिट है यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन वो है एनर्जी की। व्हाट इज मीन बाय एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। जितनी कैपेसिटी है वर्क करने की उसे हम कहेंगे एनर्जी। इसका मतलब कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी इज इक्वल टू कौन? वर्क डन हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। एनर्जी ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट द कौन? टोटल वर्क डन ऑफ द बॉडी। एनर्जी और वर्क डन दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, दोनों का यूनिट भी सेम है। अगर एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है, एनर्जी इक्वल टू कौन है? वर्क डन है, तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगा? एनर्जी का यूनिट भी जूल। जूल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर, और सीजीएस सिस्टम के अंदर अर्ग, और अर्ग कैन बी रिटन एज डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस पॉइंट है कि एनर्जी को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसके दो टाइप आते हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट को भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो यूनिट भी यहाँ पे एनर्जी का एक लिटिल बिट चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। वर्क डन के लिए प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, लेकिन एनर्जी के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है, और एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरी, जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हम यूनिट के ऊपर। ठीक है, जब मैंने यूनिट का लेक्चर लिया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। ये कौन है? प्रैक्टिकल यूनिट है। वहां पर हमने वैल्यूज भी देखे थे कि कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ वहां पर। तो ये डेफिनेशन है एनर्जी की। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज मीन बाय एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। जितना वो वर्क कर सकता है, जितना वो वर्क कर सकता है उसे हम एनर्जी कहने वाले हैं। और एनर्जी इज इक्वल टू कौन है? वर्क डन हो जाएगा। दोनों के यूनिट कैसे है? सेम है, दोनों के यूनिट भी सेम है यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक का मीनिंग जो है वो मीनिंग है मोशन। द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में है, अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में है, तो उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। हियर इज m इज नथिंग बट द मास ऑफ पार्टिकल। m का मतलब है मास ऑफ पार्टिकल और v का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी। v का मतलब क्या है? वेलोसिटी। अगर आपके मन में एक छोटा सा डाउट आया होगा, क्वेश्चन आया होगा कि सर वेलोसिटी के लिए हम v बार लेते हैं 100% लेते हैं, लेकिन हम जब नीट और जेईई के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब हम वेलोसिटी के लिए भी v लेते हैं और स्पीड के लिए भी v लेते हैं, क्योंकि हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लिख नहीं रहे। तो सामने वाले को पता नहीं है कि हम v बार ले रहे या सिर्फ v ले रहे। हमें यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम मिनिमाइज करना होता है। और वैसे भी वेलोसिटी के लिए v भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही लिखना चाहिए, नॉट नेसेसरी। हमेशा वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना चाहिए, नॉट नेसेसरी। नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कौन? हाफ mv²। अब ये फॉर्मूला कहां से आया है? तो इस फॉर्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम लेने वाले हैं वर्क, पावर और एनर्जी में। कहां पे? वर्क, पावर, एनर्जी। इस टॉपिक के अंदर इसका डिटेल में डेरिवेशन, पूरा का पूरा डेरिवेशन आ जाएगा कि ये हाफ mv² कैसे आया और कहां से आया है। तो नेक्स्ट वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का दूसरा जो नाम है वो है रेस्ट कंडीशन। इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम कौन? रेस्ट। जैसे कि अभी हमने रेस्ट की डेफिनेशन देखी तो सेम, बट एक्चुअली इक्विलिब्रियम को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसके 3 टाइप आते हैं, और ये 3 टाइप भी उसी टाइप के अंदर है, टॉपिक के अंदर है, वर्क, पावर, एनर्जी के अंदर आते हैं। तो यहां पर हमें सिंपली याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डेफिनेशन, द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी, द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम ये भी है कि इसके ऊपर एक्ट होने वाले टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट आर इक्वल टू 0। आर का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, आर का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। मान लो कि किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे, और उन टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस की एडिशन, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस की
एडिशन उसे कहते हैं रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब पार्टिकल कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, इसी का दूसरा नाम है कि पार्टिकल कैसे है, रेस्ट कंडीशन में है। और जब पार्टिकल रेस्ट में होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा, तब उसके पास जो भी एनर्जी है उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन की वजह से, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहां पे हमने छोटा सा डिफरेंस लिया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल मोशन में है कंटिन्यूसली, पार्टिकल मोशन में कंटिन्यूसली, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ऊपर जाता है तो वेलोसिटी मिनिमाइज हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमाइज हो जाती है। तो ये ब्लिंक कर रहा है डिफरेंट कलर में, इसी कलर में अगर ब्लिंक कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, इस कलर में ब्लिंक कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, वापस इस कलर में ब्लिंक करेगा तो कौन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी और पार्टिकल का मोशन जैसे जैसे मिनिमाइज होगा, कम होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और पार्टिकल का मोशन कम हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है एक क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है। नाउ लास्ट डेफिनेशन इज अ पावर, इसके अंदर ये आखिरी डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन किसकी, पावर की। व्हाट इज मीन बाय पावर, द रेट एट विच अ बॉडी कैन डू अ वर्क, जिस रेट से बॉडी वर्क करिए उस रेट को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और पावर का फॉर्मूला है W डिवाइडेड बाय T। यहां पर W का मतलब है वर्क डन, यहां पर W का मतलब कौन है, यहां पे वर्क डन, और T का मतलब है टाइम। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट द पावर हो जाएगा। इसका SI सिस्टम में यूनिट है वैट, SI सिस्टम में कौन, वैट, और जूल पर सेकंड। दूसरा है CGS सिस्टम में अर्क पर सेकंड, दूसरा कौन है, अर्क पर सेकंड है। जैसे मैंने कहा था कि आपको जूल को IMP करके रखना है, इससे पहले वर्क डन का जो यूनिट है, एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल, एंड जूल कैन बी रिटन एज को न्यूटन मीटर। तो हो सकता है कि इस यूनिट को हम आगे और एक्सपांड कर सकते हैं, जूल कैन बी रिटन एज कौन, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा यहाँ पे। इसे भी हम आगे एक्सपांड कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपांड करने वाले, अर्क कैन बी रिटन एज कौन, यहाँ पे न्यूटन को ही एक्सपांड कर दो ना, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसे नोट करके रखना है, इस दोनों को नोट करके रखना है आपको कि जूल पर सेकंड पावर का, और दूसरा यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड, और CGS सिस्टम में 9 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन दिए कि जिस रेट से ये वर्क करेगा, जिस रेट से ये वर्क करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कौन, टाइम, दैट टाइम इज नथिंग बट द, और दिस रेशियो इज नथिंग बट द कौन है, यहाँ पे पावर है। तो यहाँ पर हमारा मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर है थर्मल के ऊपर। थर्मल के अंदर और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है सिर्फ उतने ही हम लेने वाले हैं। एक्चुअल डेफिनेशन तो बहुत है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन है उसके अंदर, लेकिन जो हमें नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें इस वक्त पता होने चाहिए, वो डेफिनेशन हम सारे के सारे डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं।